दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज से हम मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है जेपीएससी पेपर 2 का स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? दोस्तों नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख दीवान भी करते थे, पटवारी भी करते थे और वकील भी करते थे। इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मुंडा समाज में गांव का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? मुंडा समाज में गांव का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? दोस्तों तो गांव का मिश्रित रूप कहलाता है पढ़ा। क्या कहलाता है? पढ़ा। दोस्तों अगर हम परंपरागत मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा की बात करें तो ये 12 से 20 गांवों का समूह होता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि पाहन का सहायक कौन होता है? दोस्तों पाहन का सहायक होता है पुजारा। कौन होता है? पुजारा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि हो जनजाति समाज में विवाह प्रथा क्या है? हो जनजाति समाज में विवाह प्रथा जो है ये क्या है? दोस्तों तो उपयुक्त सभी ही है। ये वधु मूल्य की प्रथा भी है, विवाह बहुगोत्री भी होता है इनमें। हो जनजाति में आंधी बापला दीकू आदि ओपोर तिपी राजा खुशी अनादर आदि विवाह भी प्रचलित है। तो हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मुंडा और मानकी पद कैसा होता है? मुंडा और मानकी पद जो है ये कैसा होता है? दोस्तों तो ये वंशानुगत होता है। मुंडा और मानकी पद वंशानुगत होते हैं। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल जनजातियों का एक मिनट कहता है कि संथाल जनजातियों का सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का क्या नाम है? संथाल जनजातियों का सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का क्या नाम है? दोस्तों तो इनका नाम है सिंहबोंगा। क्या है? सिंहबोंगा ही संथाल जनजातियों में सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि खड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह जनजाति झारखंड में प्राचीन काल से ही पाई जाती है। यह जो जनजाति है ये झारखंड में प्राचीन काल से ही पाई जाती है। अगला है कि झारखंड के अलावा यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में भी पाई जाती है। तो खड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि यह जनजाति झारखंड में प्राचीन काल से ही पाई जाती है। दूसरा है कि झारखंड के अलावा यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में भी पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों ही सही है। दोस्तों तो हमारा जवाब हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि माल पहाड़िया पंचायत का प्रधान कौन होता है? माल पहाड़िया पंचायत का जो प्रधान है वो दोस्तों कौन होता है? तो वो मांझी होता है। ठीक है, माल पहाड़िया पंचायत का प्रधान कौन होता है? मांझी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वरिंद्र घोष के नाना राजनारायण वसु कहाँ के रहने वाले थे? महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वरिंद्र घोष के नाना राजनारायण वसु जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों तो ये देवघर के रहने वाले थे। देवघर के ही रहने वाले थे महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वीरेंद्र घोष के नाना राजनारायण वसु। चलते अगले सवाल की ओर। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई? चंपारण आंदोलन की रूपरेखा जो है झारखंड के किस स्थान पर जो है ये तैयार की गई? दोस्तों तो ये रांची में। ठीक है, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची में तैयार की गई। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग में हुआ था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? दोस्तों तो इनका प्रारंभिक स्वरूप था सुधारवादी। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? सुधारवादी था। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र जो है ये कौन सा था? दोस्तों तो संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था संथाल परगना। कौन था? संथाल परगना। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? अंग्रेजों के विरुद्ध जो है प्रथम विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों तो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जो विद्रोह हुआ था ये ढाल विद्रोह था। क्या था? ढाल विद्रोह। और ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे? सिंहभूम क्षेत्र में।
चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था। निम्न में से किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था दोस्तों? तो माधव सिंह के खिलाफ जो है गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व दिया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी होती है। छोटा नागपुर पठार की जो चट्टानें हैं ये कैसी होती है दोस्तों? तो ये क्रिस्टलीय एवं कायांतरित होती है। कैसी? क्रिस्टलीय एवं कायांतरित होती है छोटा नागपुर पठार की चट्टानें। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। झारखंड में जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो ये नेतरहाट में होती है। कहाँ पे? नेतरहाट में ही झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है। सोन नदी जो है ये झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है दोस्तों? तो ये गढ़वा में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। अगला सवाल है दोस्तों कि पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। पलामू में जो है किस प्रकार की मिट्टी जो है ये ज़्यादा पाई जाती है। तो पीली मिट्टी जो है पलामू में ज़्यादा पाई जाती है। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन जो है ये कितना हेक्टेयर दोस्तों? तो ये 0.8 हेक्टेयर है। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि दलमा अभयारण्य किस जिले में स्थित है। दलमा अभयारण्य जो है ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। किसमें? दलमा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय कौन है दोस्तों? तो ये है संथाल। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो ये संथाल है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं। संथाल में जो है कितने गोत्र पाए जाते हैं दोस्तों? तो इनमें 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथाल में कितने गोत्र? 12 गोत्र पाए जाते हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। उड़ाव का प्रिय पेय क्या है। उड़ाव का जो प्रिय पेय है ये क्या है दोस्तों? तो उनका प्रिय पेय है उड़ावों का हड़िया। उड़ावों का प्रिय पेय क्या है? हड़िया। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहते हैं। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इन्हें डेहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेहरी। डेहरी ही कहते हैं मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं कौन। हो जनजाति के देवता जो है कौन कहे जाते हैं दोस्तों? तो बोंगा ही कहे जाते हैं। बोंगा को ही हो जनजाति का देवता कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है दोस्तों? तो इन्हें सलाह देते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता ही राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह देता है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये पश्चिम सिंहभूम ही झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। हमारा अगला सवाल है झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। झारखंड लोक सेवा आयोग का जो है मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो ये रांची में है। कहाँ पे? रांची में ही है झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। झारखंड में पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है दोस्तों? तो 5423 है। ठीक है, 5423 झारखंड में पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है ये कब लागू किया गया था दोस्तों? तो 18 जनवरी 2013 को जो है झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। चलते अगले सवाल की ओर। नचनी क्या है दोस्तों? नचनी जो है ये क्या है? तो ये एक नृत्य है। नचनी क्या है? एक नृत्य है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि झूमर गीत कब गाया जाता है। झूमर गीत जो है ये कब गाया जाता है दोस्तों? तो झूमर गीत पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। झूमर गीत जो है ये किस अवसर पर, किस ओकेजन पर गाया जाता है? तो पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है झूमर गीत। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि कीर्तनिया लोक नृत्य का संबंध किस देवता से है। कीर्तनिया लोक नृत्य का जो संबंध है ये किस देवता से है दोस्तों? तो ये श्री कृष्ण देवता से है। कीर्तनिया लोक नृत्य का संबंध श्री कृष्ण देवता से है।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य है। निम्न में से कौन जो है संथालों का प्रिय वाद्य है दोस्तों। तो बी और सी, ठीक है, केंद्री और भुआंग, ठीक है, केंद्री और भुआंग जो है संथालों का प्रिय वाद्य है। तो हमारा जवाब हो जाएगा बी एवं सी दोनों ही। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। बिरहोर जो जनजाति है वो किस कला में निपुण माने जाते हैं दोस्तों। तो ये कोहबर में निपुण माने जाते हैं। किसमें? कोहबर में। बिरहोर जनजाति जो है किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। तो ये कोहबर में निपुण माने जाते हैं। दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र क्या होते हैं। संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र क्या होते हैं दोस्तों। तो जंगली पशु इनके मुख्य पात्र होते हैं। कौन? जंगली पशु ही इनके मुख्य पात्र होते हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया था। बाइबल का जो है नागपुरी में जो अनुवाद है ये किसने किया था दोस्तों। तो बाइबल का नागपुरी अनुवाद जो है पी इडनेस ने किया था। किसने किया था? पी इडनेस ने ही बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किया था। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड जनजाति का परिवार कैसा होता है। झारखंड जनजाति का जो परिवार है ये कैसा होता है। तो ये पितृसत्तात्मक होता है। कैसा? पितृसत्तात्मक होता है झारखंड का जनजाति परिवार। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। सेवा विवाह जो है ये निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। तो सभी में ही प्रचलित है। मुंडा, संथाल में भी है, मुंडा में भी है और बिरहोर में भी है। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि निम्न में से किस जनजाति में महिलाओं को हल एवं तीर धन चलाना और छूना निषिद्ध है। निम्न में से किस जनजाति में महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना और छूना जो है ये उनमें निषिद्ध है दोस्तों। तो हो जनजाति में जो है जनजातियों में महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना और छूना निषिद्ध है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है डायन प्रथा का मुख्य कारण क्या है। डायन प्रथा का जो है मुख्य कारण क्या है दोस्तों। तो इनका मुख्य कारण है अशिक्षा और अंधविश्वास। इसी के चलते डायन प्रथा पनपी है, ठीक है, और डायन प्रथा है। तो डायन प्रथा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। बी और सी। हमारा जवाब हो जाएगा बी और सी, अशिक्षा और अंधविश्वास। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है। सदानों की जीविका का जो मुख्य पेशा क्या है दोस्तों। तो इनका मुख्य पेशा है कृषि। क्या है? कृषि। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 को रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की थी। निम्न में से किस मिशन के द्वारा 7 जुलाई 1944 को रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा ही, रोमन कैथोलिक मिशन के ही द्वारा 7 जुलाई 1944 को रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। कोल्हान विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो ये चाईबासा में अवस्थित है। कहाँ पे? चाईबासा में ही अवस्थित है कोल्हान विश्वविद्यालय। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना दोस्तों हुई थी 1963 ईस्वी में। कब? 1963 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि मारंग गोड्डा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। मारंग गोड्डा नीलकंठ हुआ के लेखक दोस्तों कौन है। तो ये महुआ मांझी है। महुआ मांझी ही मारंग गोड्डा नीलकंठ हुआ के लेखक है दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि डार्क हॉर्स किसकी रचना है। डार्क हॉर्स जो है ये किसकी रचना है दोस्तों। तो ये नीलोत्पल मृणाल की रचना है। नीलोत्पल मृणाल की ही रचना है डार्क हॉर्स। किनकी रचना है? नीलोत्पल मृणाल की। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेचेत दई के उपन्यासकार कौन है दोस्तों। तो संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेचेत दई के उपन्यासकार कौन है दोस्तों। तो ये ननकू सोरेन है। कौन है? ननकू सोरेन ही मुहिला चेचेत दई के उपन्यासकार हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है नागवंशावली के रचनाकार कौन है दोस्तों। नागवंशावली के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो इसके रचनाकार है बेनीराम मेहता। बेनीराम मेहता ही नागवंशावली के रचनाकार है दोस्तों। तो चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी की थी जयपाल सिंह ने। किसने? जयपाल सिंह ने ही 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी की टीम की कप्तानी की थी दोस्तों। हमारा अगला सवाल है सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है।
सावित्री पूर्ति जो है ये किस खेल से जुड़ी हुई है दोस्तों? तो ये हॉकी खेल से जुड़ी हुई है सावित्री पूर्ति। किस खेल से? हॉकी से। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि डिगवा-डी स्टेडियम कहाँ स्थित है? डिगवा-डी स्टेडियम जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है धनबाद में। धनबाद में ही है डिगवा-डी स्टेडियम। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है रांची में। रांची में ही है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह किस खेल के प्रशिक्षक है? बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह जो है ये किस खेल के प्रशिक्षक है दोस्तों? तो ये फुटबॉल के प्रशिक्षक है। किसके? फुटबॉल खेल के प्रशिक्षक है बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह। हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कुल कितनी धाराएं हैं? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं दोस्तों? तो 271 धाराएं हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ? छोटा नागपुर में पहली बार जो है सर्वे का कार्य जो है ये कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो ये 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में ही छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है? निम्न में से किस प्रमंडल में जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है दोस्तों? तो संथाल परगना में ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का जो सर्वे है दोस्तों ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है टर्वे सर्वे। क्या कहलाता है? ट्रेवर्स सर्वे। ठीक है, ट्रेवर्स सर्वे ही कहलाता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे। दोस्तों हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि कैडस्ट्रल सर्वे क्या था? कैडस्ट्रल जो सर्वे है दोस्तों वो क्या था दोस्तों? तो वो था सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे। ठीक है, सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे जो है कैडस्ट्रल सर्वे कहलाता था और पहले वर्ष का सर्वे जो है पूर्व ये ट्रेवर्स सर्वे कहलाता था। अगला सवाल है कि संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष में हुआ? संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का जो गठन है दोस्तों ये किस वर्ष में हुआ? तो ये 1937 में हुआ। 1937 में ही संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं दोस्तों? तो इनमें जो है कुल 9 अध्याय हैं। कितनी अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है पहला कि मिस्टर गैंजर की बंदोबस्त रिपोर्ट देखने के बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का गठन किया। मिस्टर गैंजर की बंदोबस्त रिपोर्ट देखने के बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का इन्होंने गठन किया दोस्तों। उसके बाद कहता है कि इस अधिनियम के कुल 10 अध्याय हैं। इस अधिनियम के कुल 10 अध्याय हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो उपयुक्त में से केवल एक ही कथन सही है और वो है कि मिस्टर गैजर की बंदोबस्त रिपोर्ट देखने के बाद ही तत्कालीन बिहार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का गठन किया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केवल एक। दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना में पहली रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। यह किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? कहता है संथाल परगना में पहली रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। यह किस वर्ष जो है पारित किया गया दोस्तों? तो यह 1872 में पारित किया गया। कब? 1872 में ही पारित किया गया। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 जो है निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता दोस्तों? तो रांची जिले में ये लागू नहीं होता है। ठीक है, बाद बाकी जामताड़ा में भी लागू होता है, दुमका में भी लागू होता है और देवघर में भी। अगला सवाल है दोस्तों कि पेशा कानून को कब लागू किया गया? पेशा कानून को जो है ये कब लागू किया गया दोस्तों? तो पेशा कानून को लागू किया गया 24 नवंबर 1966 में। 24 नवंबर 1966 में ही पेशा कानून को लागू किया गया। अगला सवाल है दोस्तों
किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन का आवंटन किया गया? किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयत एवं जमींदारों को जमीन जो है आवंटन किया गया दोस्तों? तो किस वर्ष? तो 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन का आवंटन किया गया दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग जो है ये झारखंड में दोस्तों होता है दोस्तों? तो 60%। कितना? 60% भारत के कुल तसर उत्पादन का जो है झारखंड में भाग होता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ कराई गई थी? विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना जो है वो कहाँ, कब और कहाँ कराई गई थी दोस्तों? तो ये जो है 1932 में बेतला में कराई गई थी। 1932 में बाघों की गणना कराई गई थी विश्व में सबसे प्रथम, और कहाँ पे? तो बेतला में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का जो है भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में। अगला सवाल है दोस्तों कि एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन है दोस्तों? तो ये है सरायकेला। एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो सरायकेला ही एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। अगला सवाल है कि नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नागफेनी जो जलप्रपात है ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये गुमला में स्थित है। नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गुमला में। अगला सवाल है दोस्तों कि दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? दुआरी गर्म जलकुंड जो है ये किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो ये चतरा में अवस्थित है। चतरा में ही है दुआरी गर्म जलकुंड। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ठीक है, तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है आपका कोडरमा में। कोडरमा में ही है तिलैया जल विद्युत परियोजना। अगला सवाल है दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड ट्रक कारखाना कहाँ स्थित है? झारखंड का ट्रक कारखाना जो है ये दोस्तों कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है जमशेदपुर में। झारखंड का ट्रक कारखाना स्थित है जमशेदपुर में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि टिस्को की कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? टिस्को की कोयला की प्राप्ति दोस्तों कहाँ से होती है दोस्तों? तो ये झड़िया से होती है। कहाँ से? झड़िया से ही टिस्को की कोयला की प्राप्ति होती है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है दोस्तों? तो ये NH-33। NH-33 ही झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र है? झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र दोस्तों? तो इनमें जो है 2 दूरदर्शन केंद्र है। झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र है? तो 2। अब तो हमारा अगला सवाल है कि बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था? तो अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को अर्जुन मुंडा के द्वारा ही किया गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? मनरेगा जो योजना है वो झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ दोस्तों? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2008 को सभी जिलों में लागू कर दिया गया मनरेगा योजना। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जो योजना है वो किस वर्ष की गई? तो 2001 में जो है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना लागू की गई, शुरू की गई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? कौन सा जो योजना है जो राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है दोस्तों? तो गोकुल ग्राम विकास योजना जो है ये राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। अगला सवाल है कि आश्रम एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? आश्रम या एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है दोस्तों? तो इनमें जो है आपका 6 से 12 वर्ग तक की पढ़ाई होती है आश्रम या एकलव्य विद्यालय में। अगला सवाल है कि गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? गोकुल ग्राम विकास योजना का जो है आरंभ कब हुआ था दोस्तों? तो 1 अप्रैल 2002 को गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ हुआ था। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो 9 अप्रैल 2001 में जो है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। कब? 9 अप्रैल 2001 को। हमारा अगला सवाल है कि संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र जो है उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित होता है। ठीक है, कैसे?
तो वायु प्रदूषण से भी, जल प्रदूषण से भी और ध्वनि प्रदूषण से भी। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम पशुधन है? झारखंड के किस जिले में जो है सबसे कम पशुधन है? तो लोहरदग्गा में, झारखंड के लोहरदग्गा जिले में जो है सबसे कम पशुधन है। अगला सवाल है कि भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? भूकंप जोन 4 के तहत जो है झारखंड के कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो 9 जिले आते हैं। भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के 9 जिले आते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी? झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना जो है ये तैयार की गई थी दोस्तों? तो 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में झारखंड राज्य में जो है आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA किस वर्ष में गठित की गई थी? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA जो है ये किस वर्ष में गठित की गई थी दोस्तों? तो 2010 में गठित की गई थी। कब? तो 2010 में। अगला सवाल है दोस्तों हमारा कि जल एवं वायु संबंधी आपदाएं हैं, जल एवं वायु संबंधी आपदाएं हैं, तो ये कौन सी आपदाएं हैं? ये है सभी, ठीक है। कौन कौन से? चक्रवात बादल फटना, हिमस्खलन, बवंडर तूफान, लू या सूखा, शीतलहर, सुनामी, अतिवर्षा, ठीक है। ये तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी ही। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? राज्य में बाढ़ से प्रभावित संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान जो है शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है दोस्तों? तो ये कौन सा संस्थान है? तो ये है जेसैक। जेसैक ही जो है ये बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु जो यही संस्थान है जो शैक्षणिक एवं तकनीक कार्यों का संचालन करता है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है श्री चंपई सोरेन को नवगठित झारखंड सरकार में कौन सा मंत्रालय का प्रभाव दिया गया है? श्री चंपई सोरेन को नवगठित झारखंड सरकार में कौन सा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है दोस्तों? तो इन्हें जो है परिवहन मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। अगला सवाल है कि समाधान पोर्टल क्या है? बेसिकली समाधान पोर्टल जो है ये क्या है दोस्तों? तो ये झारखंड पुलिस द्वारा जारी किया गया पोर्टल है। ये जो है झारखंड पुलिस द्वारा जारी किया गया पोर्टल है समाधान पोर्टल। अगला सवाल है कि कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 झारखंड के किस क्षेत्र में उत्पादन के लिए दिया गया है? कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 झारखंड के किस क्षेत्र में उत्पादन के लिए दिया गया है दोस्तों? तो ये आपका धान, ठीक है, धान के लिए ही दिया गया है। कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 झारखंड के किस क्षेत्र में उत्पादन के लिए दिया गया है? तो धान क्षेत्र में उत्पादन के लिए दिया गया है कृषि कर्मण पुरस्कार 2020। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि मातृवंदन योजना के क्रियान्वयन में झारखंड का कौन सा स्थान मिला है? मातृवंदना योजना के क्रियान्वयन में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो इन्हें 23वां स्थान मिला है। कितनावां स्थान? 23वां। अगला सवाल है कि 35वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 14 आयु वर्ग का बेस्ट बालिका एथलीट किसे घोषित किया गया है? 35वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 14 आयु वर्ग का, अंडर 14 आयु वर्ग का बेस्ट बालिका एथलीट जो है ये किसे घोषित किया गया है? तो ये आशा किरण बाला को ही अंडर 14 आयु वर्ग का बेस्ट बालिका एथलीट घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि शराब पीने वाले राज्यों की सूची में झारखंड कितने स्थान पर है? शराब पीने वाले राज्यों की सूची में जो है झारखंड ये कितने स्थान पे है दोस्तों? तो ये 25वें स्थान पे है। 25वें स्थान पे है शराब पीने वाले राज्यों की सूची में झारखंड। अगला सवाल है कि राज्य में किसे मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? राज्य में किसे मुफ्त जो है गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? तो आंगनबाड़ी केंद्र में जो है मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है झारखंड राज्य में।